कहानी शुरू होती है फिलीपींस से। अपराधियों के एक बड़े जत्थे को वापस साउथ कोरिया ले जाया जा रहा था। भले ही हर मुजरिम ने बस कुछ ही हत्याएं की हों, लेकिन सुरक्षा में लगे पुलिसकर्मी जरा भी ढिलाई नहीं बरत रहे थे। हर कैदी की निगरानी के लिए एक गार्ड तैनात थे और उन्हें एक कार्गो शिप से समुद्र के रास्ते भेजा जा रहा था। सबको लगा कि अब कोई खतरा नहीं है, लेकिन न तो अपराधियों को न ही पुलिस वालों को किसी को नहीं पता था कि इस जहाज पर इन हत्यारों से 100 गुना बड़ा खतरा छिपा हुआ है। एक लाश जिसके मुंह से कीड़े रेंग रहे हैं। यह देखकर लगता है कि उसे मरे हुए काफी वक्त हो गया है। फिर भी एक थर्ड पार्टी ने एक डॉक्टर को भेजा है जो हर 6 घंटे में उस खतरे को दवा का इंजेक्शन देता है ताकि वह होश में ना आए। जैसे ही जहाज इंटरनेशनल वाटर सीज में पहुंचता है, अपराधियों का गिरोह जिसे उस खतरे का कोई अंदाजा नहीं है, चुपके से अपना प्लान शुरू कर देता है। एक बदमाश अपने मुंह में छिपी तार से अपनी हथकड़ी खोलता है। वह तार अपने साथी को फेंक देता है और वापस पीठ टिकाकर बैठ जाता है। अपने साथी के इशारे का इंतजार करता है। जहाज के ज्यादातर क्रू मेंबर्स को पहले ही गैंग के लोगों द्वारा बदला जा चुका है और उनका सारा लड़ाई का सामान किचन में पहले से छिपा हुआ है। जब वे प्लान के मुताबिक काम करने की तैयारी कर रहे थे, तभी गलती से पुलिसकर्मी आ जाते हैं जो ब्रेक पर जा रहे थे। अपराधियों के पास हथियार देखकर एक पुलिसकर्मी पूछता है, यह हथियार तुम्हारे पास क्या कर रहे हैं? अपराधियों ने कोई जवाब देना नहीं समझा और एक मुस्कुराहट के साथ उन पर हमला कर दिया। और उनकी यह लड़ाई इतनी गदर थी कि आपने जितनी भी एक्शन हॉरर मूवी में मार पिटाई देखी होगी, वह सब भूल जाओगे। इन अपराधियों ने इन पुलिस वालों को इतनी वर्चुअल तरीके से मारा, आप सोच भी नहीं सकते। जाहिर है उन्होंने पुलिस वाले को तुरंत खत्म कर दिया। साथी ने लाश को किचन के कोल्ड स्टोरेज में फेंक दिया। लाश का खून नाली से बहकर आगे निकल गया। यह मामूली सी घटना ही आगे होने वाले खून खराबे की नींव बनने वाली है। यह सब करने के बाद साथी सीधे कंट्रोल रूम में गए और जहाज का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। उन्होंने पुलिस हेडक्वार्टर से जहाज का संपर्क काट दिया और पुलिस के इलेक्ट्रॉनिक मैप से जहाज का निशान भी हटा दिया। चूंकि कोई इमरजेंसी अलार्म नहीं बजा था और सिग्नल तब कटा जब जहाज गहरे समुद्र में था, इसलिए हेडक्वार्टर ने तुरंत इमरजेंसी घोषित नहीं की। वे दूसरे तरीकों से संपर्क करने की कोशिश करते रहे, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि यह जहाज जल्द ही इन अपराधियों का घर बनने वाला है। चूंकि यह गैंग पहली बार भागने जैसा लो लेवल अपराध कर रहे थे, इसलिए हद से ज्यादा घबराहट में उन्होंने एकदम शांति में भी कान फोड़ने वाली आवाज कर दी। तभी एक पुलिसकर्मी अंदर आ गया। वहां हमारा हीरो हथकड़ियां में बंधा हुआ था। अब हीरो कह लो या विलन, वह आपके ऊपर है। पुलिसकर्मी इनको नसीहत देने में इतना बिजी हो गया कि उसने ध्यान ही नहीं दिया कि बदमाश ने हथकड़ी खोल लिया है और इस पर हमला कर दिया। हालात बिगड़ गए, इसलिए बदमाश को अपना प्लान समय से पहले शुरू करना पड़ा। उसने इंसानियत को ताक पर रखकर गार्ड का कान काट खाया और खौफनाक नजरों से अपने साथी की ओर देखा। साथी तुरंत समझ गया और घबराते हुए अपने बॉस का हथकड़ी खोलने लगा। उसी वक्त बाहर खड़े उनके साथी भी एक्शन में आ गए। उनके रास्ते में जो भी पुलिस आते गए, उनको वह एक एक कर निपटाते चले गए। यह बदमाश इन पुलिस वालों को ऐसे मार रहे थे जैसे कोई हलवा हो। गार्ड्स को निपटाने के बाद बॉस ने साथी से चाकू मांगा और इत्मीनान से उसे गार्ड के दिल में उतार दिया। उसके एक साथी ने कहा, कसम से अगले जन्म में भी तेरे साथ ही काम करूंगा। सभी कैदियों को आजाद करने के बाद उनमें से एक बेवकूफ ने हीरो बनने की कोशिश की। उसने गैंग का जरा भी शुक्रिया अदा नहीं किया और ऐसे प्रिटेंड करने लगा कि वही इस गैंग का लीडर हो। लेकिन उसने वह गलती की जो हर आदमी करता है। असली लीडर कौन है, इस एक गोली से ही पता चल गया। लेकिन इन सब कैदियों के साथ इस जहाज पर एक ऐसा खतरनाक शख्स था जो उन सब से 1000 गुना ज्यादा खतरनाक था। उधर जहाज के दूसरी तरफ कोल्ड स्टोरेज से बहता खून उस खातरे वाली जगह तक पहुंच गया और यही खून इन सब का काल बनने वाला था। प्रयोगशाला में बनाया गया इंसान कोड 1943। आखिर यह कोड 1943 क्या है? दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जापान की कुख्यात यूनिट 731 ने फिलीपींस में इंसानों पर भयानक जैविक प्रयोग किए थे। उन्होंने इंसानों की आंखें छीन ली और उनके शरीर में भेदिए का खून डाल दिया। इस प्रयोग का अंतिम लक्ष्य खून की महक पर तुरंत प्रतिक्रिया देने वाला, असीम शक्ति वाला और कभी बूढ़ा न होने वाला इंसान बनाना था। जब जापान अपनी सफलता पर खुश हो ही रहा था, तभी एक हादसा हो गया। बायो ह्यूमन बेकाबू हो गया और अपने सारे हथकड़ियों को तोड़ दिया और अपने पास खड़े साइंटिस्ट को सबसे पहले मारा और फिर एक एक कर सभी लोगों को मारता चला गया। काश मैं आपको इस सीन का पूरा क्लिप दिखा सकता, लेकिन कॉपीराइट की वजह से मैं ऐसा नहीं कर सकता। आप जरूर इस मूवी को देखना। पुलिस वाले भी बस तमाशा देखते रह गए। बायो ह्यूमन इतना ताकतवर था कि उसने पल भर में सभी लोगों का काम तमाम कर दिया और अब खून ठीक नाली से बहकर बायो ह्यूमन के चेहरे पर लगे मास्क पर गिरा। खून की तेज महक ने इस कई दशकों से सोए हुए एंटी जापान हीरो को जगा दिया। इस सब से अनजान अपराधियों का गिरोह इंजन रूम में घुसा। वे बस सैटेलाइट फोन ढूंढने और उसे नष्ट करने आए थे, लेकिन अचानक आए इन अजनबियों को देखकर काम कर रहे स्टाफ ने तुरंत उन्हें बाहर जाने को कहा। पर बदमाश ने बिना कुछ कहे सुने वर्करों पर हमला कर दिया। सैटेलाइट फोन की जगह पता लगने के बाद इंजन रूम में कई बेकसूर मजदूर भी उनके खेल का हिस्सा बन गए।
इस भयंकर शोरगुल ने आखिरकार बाकी पुलिसकर्मियों का ध्यान खींचा। पुलिस वालों को देखकर एक कैदी ने तुरंत पाला बदलने का फैसला किया, लेकिन उसे बदले में 7.62 की गोलियों की बौछार मिली। फिर दोनों तरफ से गोलीबारी चालू हो गई। गोलीबारी इतनी खतरनाक थी कि एक मजदूर बोल पड़ा। मजदूर की बात सुनकर कि जहाज में खराबी आ सकती है, दोनों गुटों के बीच हाथ पैर की लड़ाई शुरू हो गई। लेकिन अपराधियों को इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि जहाज रुकेगा या खराब होगा। उन्होंने पुलिस वालों पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। इतने में इंजन रूम से उठ रही खून की तेज महक ने एक बड़े खतरे डैडी को खींच लिया, और इसकी एंट्री किसी सुपरमैन से कम नहीं थी। उसके एक फटके ने सभी का ध्यान उसकी तरफ खींच लिया। बायो ह्यूमन, जैसा कि पहले बताया गया है, वह असीम शक्तिशाली है और एक बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट से बना है। यह सब देखकर हर कोई भौचक्का रह गया, क्योंकि इसका रूप और क्षमताएं इंसानों की समझ से परे थीं। और भी चौंकाने वाली बात यह थी कि बायो ह्यूमन भेदिए की तरह सूंघने और हीट विजन, शरीर की गर्मी से अपने शिकार को ढूंढता है। जैसे ही बायो ह्यूमन का पैर एक सीढ़ी से नीचे उतरा, सबकी धड़ ढाकने रुक गई। तभी एक जोश में भरे नौजवान ने खामोशी तोड़ दी, लेकिन बदकिस्मती से बायो ह्यूमन ने एक ही वार में उसकी गर्दन चीर दी और उसके शरीर को फाड़ दिया। वह बद्धा बदमाश जो जिंदगी भर हीरो बनता रहा, आखिरकार डर गया। होश में आते ही उसने भागने का फैसला किया, क्योंकि यह बायो ह्यूमन एक ऐसा राक्षस था जो एक ही झटके में किसी का भेजा बाहर निकाल सकता था। लेकिन भागते भागते उस बदमाश को गुस्सा आया। उसने AK-47 उठाई और नीचे बेतहाशा फायरिंग शुरू कर दी। यह भी नहीं देखा कि अपने साथी मर रहे हैं या पराए। हालांकि गोलियों की बौछार से उसके साथी बुरी तरह मारे गए, पर बायो ह्यूमन को कोई फर्क नहीं पड़ा। यह देखकर बदमाश को पसीना आ गया, लेकिन बायो ह्यूमन उसे भागने नहीं दिया। वह तेजी से उसका पीछा करने लगा। बचाने आए साथी को एक जोरदार थप्पड़ दे पड़ा और वह तुरंत वहीं ढेर हो गया। अब बात सम्मान की थी। कुत्ते को मारो तो मालिक को देखकर मारो। तूने मेरे साथी को मारा, अब मैं नहीं भागूंगा, मैं तुझे मार कर ही रहूंगा। यह कहकर उस बदमाश ने हिम्मत जुटाई और AK-47 उठाकर बायो ह्यूमन पर गोलियां चलाईं, अपने साथियों की बिना फिक्र किए। नतीजा यह हुआ कि बायो ह्यूमन ने एक हथौड़ी से उस बदमाश का हाथ ही तोड़ दिया। लेकिन मुझे इस बात पर हैरानी हुई कि जब वह मरने ही वाला था, तब भी वह अकद्दी दिद्दी बच्चा क्यों दिखा रहा था। आखिरकार उस बदमाश का भेजा भी उसके शरीर से जुदा हो गया। बहता हुआ खून मशीनों पर गिरा, जिससे जहाज में खराबी आ गई और वह रुक गई। दूसरी तरफ साउथ कोरियाई पुलिस कमांड सेंटर में काफी जद्दोजहद के बाद उन्हें जहाज के गायब होने से ठीक पहले की आखिरी फोटो मिली। जूम करने पर जहाज के शरीर पर साफ साफ खून के धब्बे दिख रहे थे। चीफ कमांडर मिस्टर वांग तुरंत समझ गए कि जहाज पर कोई बड़ी बगावत हुई है। उसी समय उन्हें अपने सीनियर ऑफिसर का फोन आया। सीनियर ने उसे तुरंत एक खास एलीट टीम लेकर अमेरिकी सेना के हेलीकॉप्टर से जहाज पर जाने का आदेश दिया। अपराधियों को मारो या जाने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। वह बायो ह्यूमन किसी भी कीमत पर मेरे पास जिंदा आना चाहिए। यह सुनकर वांग को इतना गुस्सा आया कि वह सीनियर को अपनी आंखों की पावर से किसी दूसरी दुनिया में खींचकर अपनी आग वाली पावर से उसके निचले हिस्से में आग लगा देना चाहता था, और मन ही मन कह रहा था, मां कसम तू खुद क्यों नहीं जाता। गुस्से में आगबूला वांग की बाईं आंख से एक पल के लिए हरी रोशनी चमकी। इससे पता चलता है कि उसकी पहचान भी मामूली नहीं है। जहाज पर वापस आते हैं। अपराध और खून खराबे से किस्मत से बचे 2 क्रू मेंबर लाइफ बोट से उस भयानक जगह से भागना चाहते थे। जैसे ही उनमें से एक रस्सी खोल रहा था, उसने देखा कि उसका साथी उसके सामने मर गया है। इससे पहले कि वह कुछ सोच पाता, बायो ह्यूमन अचानक आ गया और आखिरकार दोनों वहीं पर ढेर हो गए। क्रू मेंबर की चीख सुनकर डॉक्टर और नर्स के कमरे तक पहुंची। हद से ज्यादा उत्सुक नर्स ने तुरंत बाहर जाकर देखना चाहा। खिड़की से बाहर देखा तो शुक्र है कि बस लाइफ बोट ही गिरी थी। लेकिन फिर उसे ख्याल आया, आखिर लाइफ बोट अपने आप क्यों गिर जाएगी। बायो ह्यूमन अचानक आया और नर्स की गर्दन को फाड़ रख दिया। यह देखकर नींद से जूझ रहा डॉक्टर तुरंत 200% अलर्ट हो गया और पागलों की तरह बाहर भागा। उसकी टक्कर जिंदा बचे डिटेक्टिव जीवू और महिला पुलिसकर्मी से हुई। उसे इतना घबराया हुआ देखकर महिला पुलिसकर्मी ने उसे दबोच लिया। हद से ज्यादा घबराहट में डॉक्टर ने बायो ह्यूमन को दवा देने वाली बात बता दी। पुलिस वाले के दबाव डालने पर डॉक्टर ने कबूल किया कि उसने एक बर्थडे बिजनेस समूह दवा कंपनी से पैसे लिए थे और हर 6 घंटे में बायो ह्यूमन को बेहोशी की दवा देने का काम सौंपा गया था, ताकि वह जागे नहीं। इस दवा कंपनी का दावा था कि वे सिर्फ खून बदलकर किसी को 10 साल जवान कर सकते हैं। मामले की सच्चाई जानने के लिए जीवू और महिला पुलिसकर्मी डॉक्टर के साथ तुरंत बायो ह्यूमन के माल गोदाम में गए। बायो ह्यूमन की रखवाली करने वाला गार्ड भी पहले ही मर चुका था। मेज पर रखी फाइलों के अनुसार बायो ह्यूमन का नाम आकिम था, जिसका जन्म 1911 में हुआ था। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जब जापान ने फिलीपींस पर कब्जा किया तो उन्होंने स्थानीय लोगों पर कई भयानक जैविक प्रयोग किए थे। आकिम को एस ग्रेड के ह्यूमन वेपन प्रयोग का सबसे सफल परिणाम माना गया, लेकिन यह मानव हथियार रिसर्च सफल होने के बाद जापान ही उसका पहला शिकार बन गया। सही में जैसे को तैसा मिला। और सबसे अहम बात यह थी कि इस प्रयोग ने आकिम के शरीर के प्रोटीन को कभी बूढ़ा न होने दिया। लगता है कि वह चायबॉल दवा कंपनी इसी खूबी का इस्तेमाल करके खून बदलने से लोगों को 10 साल जवान करने का दावा कर रही थी। और अब उनके लिए सोने का अंडा बन चुका आकिम 2 कैदी भाई बहन को अपना निशाना बना रहा था।
इस जोरदार हलचल ने डिटेक्टिव कैप्टन का ध्यान खींचा। लिफ्ट दोनों मंजिलों के बीच में अटकी हुई थी। कैदी आगे पीछे नहीं हो पा रहे थे और सामने एक बदला हुआ राक्षस था। आकिम ने मोटे कैदी को लिफ्ट शाफ्ट में खींच लिया, लेकिन ज्यादा वजन के कारण वह लिफ्ट और शाफ्ट के बीच बुरी तरह फंस गया। शोर सुनकर आए डिटेक्टिव ने लिफ्ट के ऊपर कई गोलियां चलाई, लेकिन उस पर गोली या चाकू का कोई असर नहीं हुआ। मजबूरी में डिटेक्टिव को पहले महिला कैदी को बाहर खींचना पड़ा। जैसे ही मोटा कैदी और आकिम नीचे गिरे, लिफ्ट का वजन बहुत बढ़ गया और वह तेजी से नीचे जाने लगी। और सबसे बुरी बात यह कि तार टूटने वाली थी। यह देखकर आकिम रेंगकर लिफ्ट से बाहर आने लगा ताकि उन दोनों को मार सके। लेकिन जीवन भर अपराध करने वाले उस मोटे कैदी ने इस मुश्किल घड़ी में MVP बनने का फैसला किया। उसने आकिम की टांगों को कसकर पकड़ लिया ताकि उन दोनों को भागने का वक्त मिल जाए। भले ही इसके बदले में आकिम के भारी भरकम पैर बार बार उसके शरीर को कुचल रहे थे। तभी लिफ्ट आखिरकार दबाव नहीं झेल पाई और तेजी से नीचे गिरी, जिससे एक धमाका हुआ। यकीन करना मुश्किल है, लेकिन इतने जोरदार धमाके के बाद भी आकिम बस थोड़ा सा घायल हुआ और उसे कोई चोट नहीं आई। मजबूरी में डिटेक्टिव ने महिला कैदी को उठाया और बेतहाशा भागते हुए किचन में आ गए। दोनों कोल्ड स्टोरेज में छिप गए, लेकिन कैप्टन यह देखकर हैरान रह गया कि अंदर सिर्फ उसके साथियों की लाशें थीं। इससे पहले कि वह उनकी मौत का मातम मना पाता, बाहर एक जोरदार आवाज आई। कैप्टन समझ गया कि बायो ह्यूमन आकिम लिफ्ट से बच निकला है। उसने महिला कैदी को कोल्ड स्टोरेज में छिपाया और खुद मरने के लिए तैयार हो गया। लेकिन लेजेंडरी चाकू किंग आकिम के लिए ये गोलियां जरा भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती थीं। फिर भी कोल्ड स्टोरेज में अपने साथियों की लाशें देखने के बाद कैप्टन ने मरने की तैयारी कर ली थी। उसने पास का किचन का चाकू उठाया और जैसे ही आकिम ने मुक्का मारा, कैप्टन ने उसकी बाह पर वार करके उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया और मौका मिलते ही उसने आकिम की बाह पर जोर से काट लिया। भले ही आकिम के मुक्के कैप्टन के सिर पर तेज बारिश की तरह बरस रहे थे, लेकिन उसने अपनी हिम्मत के दम पर आकिम की एक बाह को अलग कर दिया। यह उसके मर चुके साथियों को उसकी ओर से आखिरी सलाम था। लेकिन अब एक गंभीर सवाल सामने है। यार, तुम्हारे साथी तो अपराधियों की प्लानिंग से हुई बगावत में मारे गए थे। इससे आकिम क्या लेना देना है? सीनियर ऑफिसर के आदेश पर मिस्टर वांग ने एक एडवांस हथियारों से लैस एलीट टीम के साथ पूरी रफ्तार से उस जगह की तरफ उड़ान भरी जहां जहाज का संपर्क कटा था। उन्हें एलीट टीम इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे सिर्फ उस चायबॉल दवा कंपनी के लिए काम करते हैं। लड़ाई शुरू होने से पहले टीम के हर सदस्य ने खुद को एक केमिकल इंजेक्शन दिया। इंजेक्शन के बाद उनकी नसें उभर आईं और उनकी बाईं आंख पर एक अजीब केमिकल रिएक्शन हुआ। जहाज पर आकिम ने कोल्ड स्टोरेज खोला, लेकिन अंदर के कम तापमान ने उसकी सेंसिंग पावर को कम कर दिया। न तो छूने से न ही नजदीकी सेंसिंग से उसे कोई जिंदगी का निशान नहीं मिला। जैसे ही जहाज के ऊपर हेलीकॉप्टर की आवाज आई, वह मुद्द कर कोल्ड स्टोरेज से बाहर चला गया। इससे मरने का नाटक कर रही महिला कैदी को सांस लेने का मौका मिल गया। वांग के नेतृत्व वाली एलीट टीम जहाज पर पहुंच चुकी थी। हेलीकॉप्टर की आवाज जीवू और अन्य लोगों के कानों में पड़ी। यह सोचने का समय नहीं था कि कोरियाई पुलिस को किसने बुलाया। वे तुरंत डेक की ओर भागे। सबसे पहले उनकी मुलाकात महिला कैदी से हुई। पूरे हथियारों से लैस लोगों को देखकर महिला कैदी खुश हुई कि वह आखिरकार बच गई। उसने जहाज पर हुई भयानक घटनाओं और बायो ह्यूमन के बारे में एक एक बात बताने की कोशिश की, लेकिन उसी समय डॉक्टर और बाकी लोग भी उनसे टकराए। जमीन पर महिला कैदी की गर्म लाश देखकर महिला पुलिसकर्मी ने बिना सोचे समझे अपनी बंदूक निकाल ली। पूंजीपतियों को इंसानी जान की इतनी बेकदरी करते देख जीवू को भी सब्र नहीं रहा। उसने अपनी क्षमता का पूरा इस्तेमाल किया और पूरी तरह से लैस टीम को चीरता हुआ वांग के सामने आ गया। इतना कुछ कर गुजरने की क्षमता देखकर वांग समझ गया कि यह कोई साधारण आदमी नहीं है। वाकई जीवू के शरीर पर भी उसी तरह का कोई नंबर छपा हुआ था। वांग उस चायबॉल दवा कंपनी में पैसे के खेल से संपर्क बनाने और उन कैदियों को जिन्हें मौत की सजा मिलनी थी, चुपके से लेबोरेटरी में जैविक प्रयोग के लिए पकड़ने का जिम्मा संभालता था। उस चायबॉल दवा कंपनी का लोगों को जवान करने का तरीका इसलिए काम करता था क्योंकि वे पर्दे के पीछे यह मौत का प्रयोग करते थे जिसमें मरने वालों की दर 90% थी। इस दर्दनाक और बेरहम प्रयोग में जीवू के बैच का कोई भी प्रयोगार्थी जिंदा नहीं बचा। आखिरकार इन असफल प्रयोगार्थियों को सुअरों के बाध्ये में फेंक दिया जाता था, सुअरों के चारे में मिला दिया जाता था और वे जंगली सुअरों का बेकार चारा बन जाते थे। लेकिन किसी को उम्मीद नहीं थी कि कुछ दिनों बाद मरा हुआ जीवू अचानक फिर से जिंदा हो जाएगा। वह उस बैच का इकलौता जिंदा बचा हुआ था। भले ही वह चाय बॉल से बच निकला था और उसने नई जिंदगी शुरू कर दी थी, लेकिन वो दर्दनाक यादें उसका पीछा नहीं छोड़ती थीं और उस चाय बॉल कंपनी ने बेरहमी से उसके पूरे परिवार को उससे छीन लिया था। जब जीवू अपने परिवार का बदला लेने वाला था, तभी एक अनजान शख्स अचानक नीचे गिर गया, जिससे सबका ध्यान उस ओर गया। महक का पीछा करते हुए आकिम ही वहां आया था और अब वांग को जीवू के रूप में एक बेहतर उम्मीदवार मिल गया था। इसलिए अब वांग का काम बस जीवू को जिंदा पकड़ना और आकिम का सिर काट देना था, जिससे उसका मिशन पूरा हो जाता।
लेकिन आकिम और जीवू आखिरकार एक्सपेरिमेंट 1.0 वर्जन थे। इन साधारण सैनिकों को मारना उनके लिए बहुत आसान था, पर एक बार खो चुका आकिम वांग का मुकाबला नहीं कर पाया। इसे हम एस ग्रेड प्रयोगार्थी का डबल एस ग्रेड प्रयोगार्थी से सामना कह सकते हैं। आखिर में वांग ने बिना किसी मेहनत के आकिम का सिर काट लिया। अब बस जीवू और उसके बीच परिवार की दुश्मनी का बदला बाकी था। जैसे ही चाकू जीवू के गाल में घुसा, यह लड़ाई वांग की जीत के साथ खत्म हो जानी चाहिए थी। लेकिन हर विलन में एक खासियत होती है, वह जीतने से ठीक पहले सामने वाले को उसके परिवार के नाम पर भड्ड दिखाता है। यह ठीक वैसे ही है जैसे तुम पुलिस जांच में एक संदिग्ध होते हुए भी बंदूक निकालने का नाटक करो। इसलिए जाहिर तौर पर विलन की इस हरकत ने जीवू को ओवर पावर होने का मौका दे दिया। आखिरकार जीवू ने एक जोरदार उड़ती हुई लात से वांग को 10 मीटर दूर फेंक दिया। फिर उसने पीछा किया और हवा में चाय बॉल वांग को आखिरी चाकू घोंप दिया। दोनों समुद्र में डूब गए। कुछ समय बाद एक वीरान द्वीप पर चाय बॉल कंपनी के बॉस ने कई निवेशकों को प्रयोग का नतीजा दिखाने के लिए बुलाया। इन प्रयोगार्थियों में सबसे बेहतरीन एक कुछ साल का छोटा लडारडीएच का था। जब वांग उसे मारने वाला था, तभी उसने गलती से देखा कि लाडाराज का बिना किसी इंजेक्शन के यह शक्ति हासिल कर सकता था। यह जेनेटिक एक्सपेरिमेंटर था जिसे उन्होंने पहली बार देखा था। अगले दिन जीवू घायल हालत में गंदे पानी के किनारे से बाहर निकलता है और आगे की कहानी क्या होने वाली है आप कमेंट में लिख सकते हैं।